Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल, फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के साथ यहाँ पर हम कवर कराते हैं आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इवन यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी मिलेंगे फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो भाई वो भी टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहाँ पर हम आपको एक सेपरेट तरीके से आपके कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो बस सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इवन ई बुक्स और ई नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप लोग को अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अवेल कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो करना क्या है भैया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा चैनल है जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और हर एक टॉपिक वाइज हम आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो हम अकाउंट्स में फॉलो कर रहे हैं। अकाउंट्स में हम यही करते हैं, हर एक टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवन हर चैप्टर के एंड में आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जैसे कि एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें क्या बताऊं भाई, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने की देर है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से फटाफट से आज की क्लास को लाइक शेयर कर दो, और बस आराम से फ्री लर्निंग का फायदा घर बैठे बैठे उठाओ। कोई नहीं रोकेगा, आराम से फ्री लर्निंग आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की देर है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से कनेक्ट हो जाइए। ओके, तो आइए जल्दी से आ जाइए। क्लास 12 कॉमर्स से ना क्या पढ़ रहे भैया, हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 कौन सा है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये जो पूरा चैप्टर है ये किस पे बेस है कि भैया आपका जो फर्म है या जो आपका बिजनेस है वो क्लोज होता है। जब भी आपका बिजनेस क्लोज होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने चैप्टर तो स्टार्ट कर ही दिया है, हमने कुछ क्लासेस भी ले ली हैं जिसमें हम लोगों ने मीनिंग देखा था, डिसोल्यूशन का मोड्स देखे थे। उसके बाद हमारी जो पिछली क्लास थी वहां पर हमने डिफरेंशिएशन देखा था, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो मैंने वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपके लिए पिछला सेशन में ही दोनों के बीच में बढ़िया से डिफरेंशिएशन बता दिया था। आई होप सभी ने यदि क्लास अटेंड करी होगी तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर का, जो है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको बताया, शुरू दिन से ही बता रही हूँ कि जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे या उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाता है। जब भी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जितने भी अकाउंट्स है सबसे पहले इनको सेटल करो। ऐसे ही नहीं कि बस रात में सो रहे थे, सोते सोते ख्याल आया कि यार फर्म को बंद कर देते, बिजनेस क्लोज करते हैं, और सुबह उठ के आपने क्लोज कर दिया। इतना आसान नहीं होता है कि रात में सोने से पहले सोचा और सुबह उठते से आपने क्लोज कर दिया। इतना आसान नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं, पूरा एक सीक्वेंस होता है जिसके जरिए आप फाइनली फिर क्लोज तक पहुंच पाते हो, है ना। तो वही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेटलमेंट करना है ना अपने अकाउंट्स को पहले सेटल करो। तो ये क्या है, कौन सा अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, मैं आज आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ बढ़िया तरीके से, राइट। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए आज इस टॉपिक को कवर करते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, चलो। तो देखो भैया क्या लिखा है यहाँ पे, जनरली 2 इश्यूज हैव बीन रिसॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जब भी आप डिसोल्यूशन की बात लेकर आते हो ना, जब भी आप इस मोटिव से आते हो कि यार फर्म को डिसॉल्व किया जाए, तो 2 चीजें आपके सामने आती हैं। कितनी, 2 चीजें। सबसे पहले तो आपको जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबका सेटलमेंट करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करनी होती है किसकी, फर्म का जितना भी डेप्थ है ना, फर्म का जितना भी कर्जा है सब देना पड़ता है। फर्म ने लोगों से मार्केट में कहीं ना कहीं उधार लेके रखा होगा, कुछ कर्जा करके रखा होगा, तो वो जो भी उधार थे, जितने भी डेट थे, वो सब कुछ फर्म को पे करने पड़ते हैं, पहला। और भैया हो सकता है कोई पार्टनर का भी तो डेप्थ होगा,
पार्टनर ने भी तो लेन देन करके रखा होगा मार्केट में, है ना। तो पार्टनर का भी कहीं ना कहीं कुछ उधारी होगी, कहीं ना कहीं उसका भी कुछ कर्जा होगा, तो वो सब कुछ पे किया जाता है डिसॉल्व होने से पहले। तो दो चीजें होती है डिसॉल्व होने से पहले। सबसे पहले तो जितने अकाउंट है सबको सेटल करो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करो, पेमेंट करो फर्म के जो भी डेथ है उनको भी, और प्राइवेट डेथ मतलब पार्टनर के डेथ, है ना। जब पार्टनर का डेथ होता है उसको हम प्राइवेट डेथ बोलते हैं। प्राइवेट मतलब खुद के ना, पर्सनल, तो मतलब ये पार्टनर के हो गए, है ना। प्राइवेट डेथ मतलब अपने खुद के, मतलब किसके, पार्टनर के पर्सनल डेथ हो गए, पार्टनर के पर्सनल लेन देन उधारी जो भी है मार्केट में वो। तो दोनों तरीके की जो भी चीजें हैं ये आपको पे करनी है, ये दो चीजें। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे, ये दोनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट से शुरू कर रहे हैं हम लोग। चलो तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 के अंतर्गत आता है आपका। किसके अंतर्गत? सेक्शन 48। याद रखना ये सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो सेक्शन 48 ऑफ Indian Partnership Act 1932 deals with the settlement of accounts when the firm is dissolved. It is discussed below. तो आपका जो सेक्शन 48 है इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब भी आपका फर्म डिसॉल्व होता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको अकाउंट्स का सेटलमेंट करना पड़ता है ना। तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? तो सबसे पहले जो भी आपके लॉसेस हैं, है ना, जो भी लॉस है उनका ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। बिजनेस को जो भी, फर्म के जो भी लॉस है उन सबका ट्रीटमेंट। तो देखो लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपके जितने भी लॉस हुए हैं, जो भी आपका लॉस है, इवन जिसमें यदि आपको कैपिटल की वो है डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है, कैपिटल नहीं है प्रॉपर या सफिशिएंट कैपिटल नहीं है आपके फर्म में, है ना, पार्टनर इतना पैसा नहीं लगा पा रहे। कैपिटल मतलब वही पैसा, वही अमाउंट जो पार्टनर फर्म में लगाता है उसी को तो कैपिटल कहते हैं हम। तो उतना कैपिटल है ही नहीं, पार्टनर उतना पैसा बिजनेस में नहीं लगा पा रहे, इसलिए बिजनेस के पास कैपिटल की कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो बिजनेस को यदि लॉस हो रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे? उसको पे करोगे। जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सबसे पहले वो लॉस को आप पे करो। देन आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली, और उसके बाद फिर आप उसको कैपिटल से पे करोगे, कैपिटल से पे करोगे। और उसके बाद भी यदि कुछ है, इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशो इन विच दे शेयर प्रॉफिट। तो यदि उसके बाद भी यदि कोई लॉस है आपका, यदि उसके बाद भी कोई लॉस है, फर्म ने भी दे दिया भैया, फर्म ने भी जितना पैसा था सब लगा दिया, उसके बाद भी यदि कुछ बचेगा तो अब जो पार्टनर है, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो इंडिविजुअली पैसा लेकर आएंगे और इस लॉस को कवर करेंगे। क्लियर? समझ में आया? सबसे पहले यही है कि अपने लॉसेस को क्या करो? ट्रीट करो, या लॉसेस का पहले ट्रीटमेंट करो। तो सबसे पहली चीज यही है, सफिशिएंट कैपिटल नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से आप अपने लॉस को कवर करो, राइट। उसको कवर करने के बाद और यदि नीड है आप लोगों को तो फिर अब पार्टनर ही क्या करेंगे? उसको कवर करेंगे, राइट। यही लिखा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में। इज इट क्लियर? हम क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो बस यही है कि लॉस जो है, यदि कैपिटल की कमी है तो सबसे पहले प्रॉफिट में से कवर करना पड़ेगा, और यदि रिमेनिंग है तो कैपिटल में से करो, जो भी है कैपिटल में से कवर करो। तब भी नहीं बच रहा फर्म के पास कुछ, तो भैया अब पार्टनर ही खुद अपने कैसे भी करके अमाउंट इंडिविजुअली लेकर आएंगे, अपने खुद का पर्सनल अमाउंट उनको लाना पड़ेगा। पर्सनल अमाउंट मतलब बिजनेस का पैसा तो सब यूज कर लिया, अब अपने घर से पैसा लेकर आओ और अब चीजों को कवर करो, लॉसेस को कवर करो। क्लियर? समझ आ गया? ये आपका पहला सेटलमेंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सेकेंड है आपका लॉस हो गया। अब दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स का एप्लीकेशन कैसे करना है आपको, है ना। बिजनेस में जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो तो बिजनेस के पास कुछ एसेट्स होते हैं, अब उनको आप क्या करोगे? एसेट्स का क्या करोगे, कैसे उनको करोगे? तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब जो भी आपके एसेट्स हैं बिजनेस के पास, जो भी एसेट्स थे, मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, कैश है, बैंक में पैसा है, जो भी चीजें हैं, जितनी भी आपके पास एसेट्स है, मतलब जो भी एसेट्स है जिसमें आपका वो अमाउंट भी जुड़ा हुआ है जो पार्टनर ने लेकर आए हैं, पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूट किया है ना अभी कैपिटल और लेकर आए हैं, वो सब कुछ मिला हुआ है ना।
पार्टनर ने जो पैसा लेकर आए वो भी जुड़ा हुआ है, फर्म के पास ऑलरेडी जो एसेट्स थे वो सब, उन सब का आप कैसे कैसे अप्लाई करोगे, कैसे कैसे उनका यूज करोगे, किन का यूज, फर्म के पूरे एसेट्स का, और अभी जो पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं उन सब का कैसे आप यूज करोगे, यूटिलाइजेशन करोगे, वो मैं आपको बता रही हूँ एक एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या है, इन पेइंग फर्म्स डेब्ट टू द थर्ड पार्टी आउटसाइड पार्टीज। मतलब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि सबसे पहले जो भी आपकी फर्म है, फर्म का जितना भी एसेट है वो आपको लेना है, उसमें आपको क्या मिलाना है, जो पार्टनर है आपके, पार्टनर जो कैपिटल लेकर आए हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट करी है कैपिटल, वो आपको लेना है। ये पूरा अमाउंट आपके पास रेडी हो जाएगा, फर्म के पूरे एसेट्स और फर्म के अलावा जो पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है वो पूरा, ये पूरा आप ले लोगे। अब इनको यूज कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपके बाहर की जितनी भी लेन देन है उनको पूरा करो। बाहर की जितनी भी उधारी है, बाहर मार्केट में किसी को पैसा देना है, किसी से लोन लिया है, वो पूरा करना है, तो पहले बाहर की जितनी भी लेन देन था उसको पहले क्लियर करो। ये जो चीजें हैं इन सबसे, है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, बाहर का जो भी आपका डेब्ट है किसी थर्ड पार्टी का, मतलब बाहर की पार्टी का, वो पहले आप करो। जैसे कि या तो पार्टनर ने जो कैपिटल लेकर आए उनसे दे दो, या फिर आपके पास कोई एसेट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे बाहर किसी को 1 लाख रुपए का मेरा डेट था, मुझे 1 लाख रुपए देने थे, मेरे दिमाग में यार 1 लाख रुपए की तो मेरे पास बिल्डिंग भी है, तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो आप ये बिल्डिंग रख लो, वो खुशी खुशी रख लेगा, राइट। तो ये हो गया, या तो एसेट्स है चीजें सेटल कर लो, या पार्टनर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे आप क्या कर लो, अपने जो भी चीजें हैं उनको सेट ऑफ कर लो। क्लियर। अब देखो बी पॉइंट कह रहा है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली, रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन और एडवांस। अब बाहर के लोगों को दे दिया, बाहर के सबको दे दिया, लोन बैंक से लिया था, मार्केट में उधारी थी, वो सबको बाहर का सबको दे दिया। अब आ जाओ अंदर के लोगों के पास, बाहर के लोगों करने के बाद अब अंदर के लोगों के पास आओ। अंदर के लोग कौन हो गए, पार्टनर्स। तो यदि आपने मतलब फर्म ने यदि पार्टनर से लोन लिया है तो अब फर्म पार्टनर को लोन वापस करेगी, ठीक है। फर्म ने यदि कभी पार्टनर से लोन लिया था तो अब वो उसका लोन जो है वो वापस करेगी। क्लियर। तो ये दे दिया आपने एक पार्टनर का लोन। उसके बाद अब आप क्या करो, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेडिबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के नाम पर जो भी पार्टनर ने पैसा दिया था ना बिजनेस को, अब वो वापस करेंगे। क्या वापस करेंगे, जो कैपिटल पार्टनर ने फर्म को दी थी अब वो कैपिटल फर्म पार्टनर को वापस कर देगी। सबसे पहले जो लोन लिया है, यदि अगर लिया है तो पहले वो लोन वापस करेगी, और यदि नहीं है लोन तो फिर जो कैपिटल का अमाउंट है वो रिटर्न करेगी, राइट। उसके बाद लास्ट क्या आ रहा है, द रेसिड्यू इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सब कुछ लेन देन करने के बाद यदि कुछ अमाउंट रह जाता है, सपोज इतना अमाउंट यदि बच गया, तो इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कुछ अमाउंट बचा है, जैसे मैंने बोला सब पूरी उधारी सब कुछ देने के बाद सब कुछ हमने दे दिया, जो भी हमारे पास थे एसेट थे, पार्टनर ने जो कैपिटल लेकर आए थे सब कुछ दे दिया हमने, और रिमेनिंग यदि कुछ बचा है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर। सीक्वेंस याद रखना है ना, कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले बाहर की जो उधारी है, बैंक से लोन लिया, मार्केट में किसी से उधारी है, सबसे पहले वो पूरी करो। दूसरे नंबर पे पार्टनर से लोन लिया है अगर फर्म ने, तो वो फर्म उसको वापस करो पार्टनर को, उसका जो कैपिटल है वो उसको वापस करो, और यदि फिर कोई अमाउंट है तो आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया। ऐसे होता है। तो फर्म पहले तो एसेट जो अपने हैं उनसे कोशिश करती है, और यदि नहीं हो पा रहा है, एसेट कम पड़ रहे हैं, तो फिर पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल लेकर आएंगे, फिर जाके चीजों को सेट ऑफ किया जाएगा। समझ में आया। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इसे ही कहते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे, हमारे पास दूसरा है, पहला हमने पढ़ लिया सेटलमेंट के अंदर पहली चीज पढ़ ली। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, सेक्शन 49 के अंतर्गत ये आता है कि जिसमें अब आपको फर्म का जो लेन देन है पहले तो उसकी पेमेंट होती है, फिर जो भी प्राइवेट डेब्ट है, प्राइवेट मतलब
पार्टनर का जो कर्जा है, पार्टनर की जो लायबिलिटी है या पार्टनर का जो डेथ है उसको भी पे करना है। तो देखो क्या लिखा है, डेथ विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर नोन एज फर्म्स डेथ, वेयर एज, तो जो डेथ, जो लेन देन या जो हमको पैसा देना है, जो उधारी, बेसिकली जो उधारी है, किसी बाहर के लोगों से आपकी उधारी यदि है, किसी बाहर के लोगों से यदि आपकी उधारी है तो वो फर्म का डेथ कहलाती है ना। whereas the debt which a partner owes in his personal क्या बोल रहा है, in his personal capacity are known as private debt। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, पूरा एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये पूरा आपका एक ही स्टेटमेंट है कि जो एक ऐसा डेथ है जो एक पार्टनर का है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी पर, है ना, उसने अपनी खुद की कैपेसिटी पर यदि कहीं से उधारी ली है, कहीं पे उधार है उसका, तो वो उसका प्राइवेट डेथ कहलाता है। क्लियर, ये आपका वो नहीं है, ये आपका एक ही पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अलग पॉइंट नहीं जोड़ा है, ये पूरा आपका एक ही स्टेटमेंट है। राइट, यहाँ पे कॉमा लगा होगा, यहाँ पे आपका कॉमा लग जाएगा। ठीक है, पूरा एक ही स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ सभी को? राइट, देखो सिंपल सी चीज है, दो तरीके के डेथ है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। दो तरीके के डेथ होते हैं, एक फर्म का डेथ होता है, एक आपका प्राइवेट डेथ होता है। फर्म का जो डेथ होता है वो फर्म के जो बाहर के लोगों से है, आउटसाइडर लोगों से है, वो फर्म का डेथ कहलाता है। और जो पार्टनर ने अपने खुद के पर्सनल कैपेबिलिटी पे, पर्सनली उसने जो लिया है लोगों से डेथ, वो उसका प्राइवेट डेथ कहलाएगा। क्लियर, तो भैया इन सबका सेटलमेंट किया जाता है, इन सब का सेटलमेंट होगा। फर्म के डेथ को भी सेटलमेंट करो, जो प्राइवेट पार्टनर ने जो डेथ दिया है उसका भी सेटलमेंट होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? राइट, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ। पहले जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट, सभी को पहले लाइक शेयर करना है जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। राइट, तो देखो ये दोनों मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, फॉलोइंग प्रोवाइड्स अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स डेथ एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेथ। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब आपके फर्म का डेथ है या आपके प्राइवेट पार्टनर का डेथ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करोगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कहता है फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म डेथ। यदि आपको फर्म का जो डेथ है, फर्म के जो लेन देन है, जो उधारी है, वो यदि पे करनी है तो फर्म की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। जैसे कि मैंने बोला मेरी बिजनेस की कोई मशीन है, मैंने मशीन बेचकर बिजनेस का कोई कर्जा चुका लिया, है ना, या फिर बिजनेस के पास और कोई दूसरे एसेट है ना, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी बिजनेस के एसेट हैं वो सब बिजनेस बेच के जो भी पैसा आएगा बिजनेस लोगों की बाहर क्या करेगा, उधारी जो भी बिजनेस की है, बिजनेस ने लोन लिया होगा, तो जितनी भी चीजें हैं वो सब बिजनेस चुकाएगा। क्लियर? राइट, पहली चीज है। दूसरा क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट towards the payment of his private debt and surplus if any is applied towards payment of firm's debt। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि यदि आपको क्या करना है, जो पार्टनर का डेथ है ना वो यदि पे करना है, तो देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि फर्म का डेथ, मतलब फर्म का जो कर्जा है यदि उसको पूरा करना है तो फर्म अपनी प्रॉपर्टी से वो पूरा करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पार्टनर की है उसको यूज करो पहले, क्योंकि वो जो प्राइवेट आपका डेथ है वो किसका है, पार्टनर का है। तो पार्टनर अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करेगा, अपना डेथ पूरा करेगा। राइट, समझ में आया सभी को? क्योंकि ये जो है ये प्राइवेट डेथ है ना पार्टनर का, तो ये किससे सॉल्व, कौन करेगा इसकी पेमेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप बेचकर या उनके खुद के पैसे से, या तो जरूरी नहीं है बेचना, यदि पार्टनर के पास है पैसा तो पार्टनर उन पैसों से अपना जो डेथ है उसको रिकवर कर लेगा। राइट, लेकिन नहीं है यदि, तो फिर आपको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचो, जाओ अपना घर बेचो, गाड़ी बेचो और फिर ये डेथ को कंप्लीट करो। राइट, क्लियर हुआ सभी को? और यदि उसके बाद आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, यदि मान लो पार्टनर के पास पैसा ज्यादा है, पार्टनर ने अपने डेथ भी पे कर दिया और उसके बाद भी यदि उसके पास पैसा है, तो फिर अब उसको वो पैसा लगाना पड़ेगा और फर्म के डेथ भी पे करवाने पड़ेंगे। समझ आया? पहली बात तो फर्म के डेथ सिर्फ फर्म की प्रॉपर्टी से ही पे किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट डेथ पार्टनर की प्रॉपर्टी से पे किए जाएंगे, और यदि कुछ है सरप्लस आ रहा है तो फिर वो जो अमाउंट है पार्टनर का उसको यूज करके फर्म के डेथ भी पे करिए जाएंगे। समझ आया? आ गया समझ में? क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर? देखो बस सिंपल सी चीज है, फर्म के डेथ है, फर्म की प्रॉपर्टी से पे करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट डेथ है,
पार्टनर का डेथ है ये, तो ये पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे करो, राइट। और यदि कुछ एक्सेस बच रहा है, अभी भी पार्टनर के हाथों में यदि पैसा है, अपने खुद के पर्सनल देने के बाद भी यदि पार्टनर के पास और एक्सेस में पैसा है, तो फिर वो फर्म का डेथ भी पूरा करवाएगा, फर्म का भी डेथ पूरा करवा देगा। क्लियर? ये होता है भैया, ऐसे होती है कहानी, राइट। ये आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये जो डेथ हम पढ़ रहे हैं, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि फर्म के डेथ और पार्टनर के डेथ में अंतर क्या है। ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन वो जो मैंने बोला ना, यदि एक्सेस हो जाता है तो कौन किसका डेथ पे कर सकता है, वो मैं आपको ये डिफरेंशिएशन के हेल्प से बता दूंगी, राइट। कि यदि इनका एक्सेस है तो क्या ये इनका पे कर सकते हैं, इनका के पास एक्सेस है तो क्या ये इनका डेथ पे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ इस डिफरेंशिएशन टेबल के हेल्प से। तो देखो, दोनों में डिफरेंशिएशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम फर्म के डेथ का और पार्टनर के या प्राइवेट डेथ का, ठीक है। तो फर्म का डेथ मतलब फर्म का कर्जा एक तरीके से, और यहाँ पे प्राइवेट मतलब पार्टनर का कर्जा, राइट। समझ में आया? तो देखो, सबसे पहला है अपना मीनिंग। मीनिंग के आधार पे यदि मैं कहूं तो फर्म डेथ मीन्स द डेथ ओन्ड बाय द फर्म टू आउटसाइडर। फर्म का डेथ मतलब एक ऐसा कर्जा जो बाहर के लोगों से है, किसका? फर्म का है। फर्म ने बाहर के लोगों से कर्जा लेके रखा है। सपोज मार्केट में फर्म के नाम से कोई आपने चीजें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मार्केट में फर्म के नाम से उधारी है, राइट। या फिर फर्म के नाम से आपने बैंक से लोन लेके रखा है, या किसी अदर पार्टी से आपने लोन लेके रखा है फर्म के नाम से, तो ये सब अदर पार्टीज बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर है। इनसे यदि आपने लोन लेके रखा है, कुछ कर्जा लेके रखा है, तो वो फर्म का डेथ है, पहली चीज। प्राइवेट डेथ में क्या लिखा है? प्राइवेट डेथ मीन्स ओन्ड बाय अ पार्टनर एज इंडिविजुअल टू एनी अदर पर्सन दैट इज अदर देन फॉर बिजनेस। तो अब यहाँ पे जो पार्टनर है उसने भैया किसी इंडिविजुअल से लेके रखा है, कुछ उधारी करके रखी है, कुछ कर्जा करके रखा है, डेथ है उसका, है ना। तो यहाँ पे किसने लेके रखा है? पार्टनर ने लेके रखा है किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे पर्सन से पार्टनर ने लेके रखा है। क्या लेके रखा है? कर्जा या फिर उधारी लेके रखी है, राइट। दोनों अलग अलग है, या फर्म ने कर्जा करके रखा है और या पार्टनर ने कर्जा लेके रखा है अलग से, उसने इंडिविजुअली किसी अदर पार्टी से। क्लियर? देन लाइबिलिटी। अब दोनों में की लाइबिलिटी देखेंगे तो देखो, all the partners are liable jointly and severally for the firm's death। मतलब फर्म का जो डेथ है, अब देखो फर्म यदि मैं बोलूं तो अपने आप में फर्म कोई एक इंसान तो है नहीं, चलाने वाले कौन है उस फर्म को? है तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स ही चला रहे हैं ना। फर्म कोई एक इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल है, फर्म को हम इंडिविजुअल बोलते हैं, पर वो एक ह्यूमन नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, है ना। वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल है वो, राइट। तो कहीं ना कहीं यदि उसका डेथ है तो उसके लिए जिम्मेदार सभी पार्टनर्स होंगे। फर्म के उधारी के लिए, फर्म के कर्जे के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो सभी पार्टनर्स होंगे, कोई एक भी नहीं होगा, सभी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने मिलकर ही तो डिसीजन लेकर वो उधारी करी होगी, वो जो कर्जा किया है वो सबने मिलकर ही डिसाइड करके ही किया होगा। तो भैया ये सबकी लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी फर्म का डेथ है उसके लिए कौन कौन लाइबल है? सभी, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब उसके लिए क्या है? लाइबल हैं, राइट। यदि फर्म की प्रॉपर्टी बेचकर यदि फर्म का डेथ पे नहीं हो पाता तो अब पार्टनर को वो डेथ पे करना पड़ता है, राइट। पहली बात, यदि फर्म का कर्जा है तो पहले तो फर्म की प्रॉपर्टी बेचकर ही आप कर्जा चुकाने की कोशिश करोगे, जितना हो गया उतना ठीक है। लेकिन अब यदि नहीं हो पा रहा तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है? सभी पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और बचे हुए फर्म के कर्जे को पूरा करें। समझे? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्म की जो डेथ है वो कहीं ना कहीं पार्टनर्स की ही जिम्मेदारी। फर्म को चलाने वाले कौन है? पार्टनर्स ही तो हैं। फर्म अपने आप में कोई एक इंडिविजुअल पर्सन तो है नहीं, है ना, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। अब सेकंड यहाँ देखो, कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लाइबल फॉर हिज पर्सनल डेथ। अब यहाँ पे पार्टनर का डेथ है तो भाई उसका वो पर्सनल डेथ है ना, उसके लिए थोड़ी ना सारे के सारे पार्टनर लाइबल रहेंगे। वो बोलेंगे भाई आपने हमसे पूछ के लिया था क्या कर्जा? नहीं ना, आपने पर्सनल लिया है आपका, आप अपना पर्सनली संभालो भाई, हम सब थोड़ी ना आपके लिए लाइबल है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप पार्टनर ने अपना पर्सनली डेथ लिया है, जो अपना प्राइवेट डेथ लिया, उसके लिए वो खुद पर्सनल ही लाइबल है, खुद अकेले ही लाइबल है। समझ आ गया? वो अकेले ही लाइबल है।
क्लियर। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। अब फर्म की प्रॉपर्टी का कैसे क्या एप्लीकेशन होगा, तो देखो फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। तो भाई फर्म का डेथ है, वही मैंने कहा ना, फर्म का डेथ है, फर्म का कर्जा है, तो सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके वो फर्म का जो कर्जा है उसको पे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फर्म का डेथ है तो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैंने बोला फर्म के पास कोई बिल्डिंग है, कोई एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब क्यों, इन सबको उठाओ बेचो, इन सबको बेचो और फर्म के नाम से जितनी भी मार्केट में उधारी है उन सबको पूरा करो। फर्म के नाम से बैंक में लोन है तो ये एसेट वेसेट बेचो, बिल्डिंग बेचो और वो लोन को पूरा करो, ठीक है। तो फर्म के डेथ के लिए सबसे पहले आप फर्म की ही प्रॉपर्टी को यूज करके वो डेप्थ को पूरा करने की कोशिश करोगे सबसे पहले। और यदि तब भी नहीं हो रहा, तब भी यदि कुछ बचा हुआ है, पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दी तब भी नहीं हो रहा है, तो फिर अब क्या होगा, अब वो पार्टनर्स बेचारे लेकर आएंगे फिर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा सब लोग लाएंगे और फिर कोशिश करेंगे उसको निपटाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइबिलिटी फाइनली किसकी बनेगी, पार्टनर्स की तो बनेगी। तो फिर करेंगे सब बेचारे मिलके कुछ ना कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके, कहीं ना कहीं से पैसा तो उनको लाना पड़ेगा, डेब्ट तो पूरा करना पड़ेगा। अब वो कैसे भी करे, वो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है। क्लियर, समझ में आया सभी को। तो फर्म का डेथ सबसे पहले फर्म अपनी ही प्रॉपर्टी से पूरा करने की कोशिश करेगा, राइट। अब वहां देखो यहाँ क्या लिखा है, शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इज in excess of firm's property over firm's death can be applied for payment of private death। क्या हो गया यहाँ पे, देखो जो भी शेयर है आपके वो कंसर्न पार्टनर का, किसमें, फर्म की प्रॉपर्टी में, है ना, ओवर फर्म्स डेथ, फर्म के डेथ के ऊपर भी यदि उसका कोई शेयर बन रहा है ना, तो वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अपने प्राइवेट डेथ को पूरा करने के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि जब भी आप क्या कर रहे हो, पूरे फर्म का डेथ वेथ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद यदि फर्म में थोड़ा अमाउंट बाकी रह गया है ना, फर्म के पास यदि कुछ बचा हुआ अमाउंट है, तो वो क्या होता है, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो यदि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर को यदि कुछ मिल रहा है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को पार्टनर यूज करके अपने डेथ को पे कर सकता है। समझ आया, नहीं आया तो देखो कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। देखो ये यदि मैंने बोला कि ये पूरा फर्म के पास इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है पूरा फर्म के पास, फर्म ने इस पूरे अमाउंट में से सपोज करो इतना अमाउंट जो है वो इतना, ये वाला पोर्शन यूटिलाइज कर लिया है। क्यों यूटिलाइज कर लिया है, इसके डेथ पे करने के लिए। किसके डेथ भैया, फर्म के डेथ। फर्म के डेथ को पे करने के लिए फर्म ने इतना अमाउंट यूज कर लिया है, और ये जो रिमेनिंग है, ये वाला, ये जो येलो वाला आपका जो रिमेनिंग बचा हुआ है, इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही करते हैं ना भैया। देखो पूरा इतना आपके पास था फर्म के पास अमाउंट, जिसमें से इतना फर्म ने क्या किया, अपने डेथ को पे करने के लिए यूज कर लिया, ठीक है। इतना जो पूरा है फर्म ने अपने डेथ को पे करने के लिए यूज कर लिया एक्सेस में, लेकिन अभी भी इतना बचा हुआ है किसके पास, फर्म के पास। तो अब फर्म क्या करेगी, वो तो भैया डिसॉल्व हो रही है, अपने पास पैसा रख के भी क्या ही करेगी, कोई काम नहीं आएगा, तो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अब सपोज एक पार्टनर है जिसका पर्सनल डेथ था, और मान लो उसको जो शेयर मिला इस पूरे प्रॉफिट में वो इतना मिला, ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन है, ये एक पार्टनर को मिल गया। तो अब ये जो मिला है ना पार्टनर को, ये इसको यूज काय में कर सकता है, इसके पर्सनल डेथ को पूरा करने में इसको यूज कर लेगा ना। फिर इसको घर से अपना पैसा और नहीं लाना पड़ेगा, है ना, इसको अपने घर से पैसा उठा के नहीं लाना पड़ेगा। ये जो इसको शेयर मिला है फर्म की तरफ से, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट था, ये एक्सेस अमाउंट था, ये जो एक्सेस अमाउंट में इसको अभी शेयर मिला है पार्टनर को, वो क्या करेगा, इसको यूज करके अपने पर्सनल डेथ को पे कर सकता है। क्लियर, समझ में आया, इस तरीके से समझ में आया सभी को। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, पक्का समझ में आ गया। ये क्या है, ये एक्सेस है जो फर्म के पास बचा हुआ एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। जितना था उतना तो उसने डेथ पे कर दिया फर्म ने, फर्म के डेथ को पे करने के बाद ये जो आपको दिया है ये एक्सेस है ना, एक्स्ट्रा जिसको हम बोलते हैं, या सरप्लस बोलते हैं, ये सरप्लस है।
सरप्लस को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक पार्टनर को इतना मिलेगा, बाकी को भी थोड़ा थोड़ा शेयर मिलेगा। तो यदि हम एक पार्टनर का देखें तो उसको यदि इतना शेयर मिला है तो ये शेयर को यूज करके वो अपना पर्सनल डेट आराम से पे कर सकता है। समझ आई कहानी? इस तरीके से समझ में आई? तो अब देखो लिखा है, जो उसको और पढ़ लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यही लिखा था ना, देखो शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेथ। यही मैंने बताया कि देखो आपने जो देखा फर्म की प्रॉपर्टी में जो फर्म के डेथ थे वो सब देने के बाद फर्म के जितने भी आप कह सकते हो कर्जा था, जितना भी डेथ था, वो सब फर्म ने अपनी प्रॉपर्टी से पे कर दिया। अपनी उस पूरी प्रॉपर्टी से, देखो ये पूरी प्रॉपर्टी थी, ये जो थी ये पूरी क्या थी, फर्म की प्रॉपर्टी थी। अब चाहे वो कैश में हो, बिल्डिंग हो, मतलब कोई एसेट के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, या फर्म की प्रॉपर्टी थी। इस पूरी प्रॉपर्टी में से इतना पोर्शन फर्म ने अपने डेथ को पे करने के लिए यूज कर लिया, राइट। अब बचा इतना, वो सरप्लस था। बचा कितना, जो ये सरप्लस था उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। तो एक पार्टनर को इतना मिला तो उसने यूज कर लिया इस पोर्शन को, जो इसको एक्सेस में मिला था, इसने यूज करके क्या किया, इसके पर्सनल डेथ को पे कर दिया। समझ में आया आप सभी को? ये पार्टनर को इतना पोर्शन मिला तो इसने क्या किया, इसके पर्सनल या फिर प्राइवेट डेथ को पे किया। ठीक है, इसने अपने प्राइवेट डेथ को पे किया। क्लियर? समझ में आया सभी को? अब तो दिक्कत नहीं हो रही है, बस यही है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी शेयर मिला ना कंसर्न पार्टनर को जितना भी शेयर मिला, देखो कंसर्न पार्टनर को ये इतना शेयर मिला, काय में मिला, ये जो एक्सेस निकला है ना फर्म की प्रॉपर्टी में से, जो एक्सेस निकला है ना डेथ को देने के बाद फर्म की प्रॉपर्टी में से जो एक्सेस निकला है, तो देखो ये डेथ को देने के बाद फर्म की पूरी प्रॉपर्टी में से जो एक्सेस निकला है, समझ रहे हो, फर्म की पूरी प्रॉपर्टी में से फर्म के डेप्थ देने के बाद ये जो एक्सेस बचा हुआ है, इस एक्सेस में ये जो फर्म का छोटा सा, ये जो पार्टनर का छोटा सा शेयर मिला है, जो पार्टनर को ये पूरे एक्सेस में से, पूरे सरप्लस में से ये जो इसको शेयर मिला है, कौन सा वाला, ये जो शेयर मिला है, इस शेयर में से वो क्या करेगा, कैन बी अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेथ, इसको वो अप्लाई करके प्राइवेट डेथ को पे कर सकता है। अब समझ में आ गया? अब तो दिक्कत नहीं है, राइट। यही लिखा है कि जो शेयर पार्टनर को मिला उस पूरे फर्म की प्रॉपर्टी में से फर्म ने जब डेथ पे कर दिया, डेथ को पे करने के बाद जो एक्सेस था, उस एक्सेस में जो पार्टनर को शेयर मिला, उस शेयर से वो अपने प्राइवेट डेथ पे कर सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्म की पूरे एसेट में से पूरे डेथ को पे करने के बाद जो फर्म के पास एक्सेस बचा, इस पूरे एक्सेस में से जो पार्टनर का शेयर है, इस शेयर को यूज करके वो अपने डेथ पे कर सकता है। क्लियर? समझ में आया? राइट, ये हो गया आपका डिफरेंस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गए इतने 3 डिफरेंस, तीनों क्लियर हुए? पक्का? फर्म डेथ, प्राइवेट डेथ क्या है क्या नहीं है, क्लियर हुए? राइट, आगे देखते हैं। 3 के अलावा और भी स्टेटमेंट्स हैं क्या? 4th और है, इसको और समझो। 4th है आपका एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे होगा, अब इसको समझो। तो देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनर की, ठीक है। तो देखो एक्सेस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेथ कैन बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेथ। समझ रहे हो कि जो पार्टनर के पास जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खुद की प्राइवेट है भैया, वो उसका बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो उसकी खुद की, हो सकता है उसका घर, गाड़ी, बंगला, जो भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी कहीं मतलब उसकी कहीं अपनी खुद की पर्सनल बिल्डिंग होगी, 2-3 उसके कहीं घर वर होंगे, तो जो भी है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से सबसे पहले पार्टनर क्या करता है, सबसे पहले पार्टनर उसके खुद के प्राइवेट कर्जों को पूरा करेगा, अपने प्राइवेट डेथ को पूरा करेगा ना। मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से मेरे कर्जे पहले निपटाऊंगी, ठीक है। अब उसको निपटाने के बाद यदि कुछ बच रहा है, मेरे पास बच रहा है, यदि मेरे कर्जे निपटाने के बाद यदि कुछ बच रहा है, तो फिर भैया मुझे फर्म के डेथ को पे करने के लिए भी अपने हाथ आगे करने पड़ेंगे।
ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी बेचकर पहले मैं मेरा कर्जा निपटाऊंगी, उसको निपटाने के बाद यदि अभी भी मेरे हाथ में कुछ बचेगा तो फिर अब मुझे फर्म के डेथ को पे करने के लिए वो पेमेंट देनी पड़ेगी, वो पैसा अब मुझे फर्म के लिए देना पड़ेगा ताकि अब फर्म अपना डेथ पे कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइबल कौन होते हैं, पार्टनर्स ही तो होते हैं फर्म के डेथ के लिए, राइट। क्लियर हुआ सभी को। तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में यदि आपने अपने प्राइवेट जो डेथ थे वो पूरे कर दिए, उसके बाद भी यदि एक्सेस है आपके पास, एक्स्ट्रा है, तो भैया आ जाइए फर्म के डेथ पे कर दीजिए। क्लियर, समझ में आया, राइट। क्लियर है, चलो अब आ जाओ सेकंड, यहाँ पे लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेथ देन टुवर्ड्स फर्म लायबिलिटी। यही वहां पे भी लिखा हुआ है कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पहले आप यूज करके सबसे पहले आप खुद के प्राइवेट उधारी जो है, प्राइवेट जो डेथ है आपके, पहले आप उनको पूरा करो। यदि कुछ बच रहा है तो फिर आप फर्म के लिए भी लायबल के लिए भी आप लायबल रहोगे, फिर आप चाहो तो वो एक्सेस फर्म को देके फर्म के डेथ भी आपको पूरे कराने पड़ेंगे। क्लियर। यदि फर्म खुद अपनी प्रॉपर्टी से अगर पूरे अपने डेथ पूरे कर पा रही है तो वेल एंड गुड है ना, कि फर्म के जितने भी डेथ थे, फर्म के जितने भी कर्जे थे, जितना भी उसकी उधारी थी, यदि फर्म अपनी ही प्रॉपर्टी बेच के पूरा यदि सॉल्व कर रही है, पूरा यदि निपटा पा रही है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि कुछ बच गया, पूरे एसेट भी दे दिए लेकिन फिर भी पूरी लायबिलिटी नहीं हुई, सिर्फ 90% हुई है, 10% फिर भी उधारी बाकी है, तो अब ये 10% के लिए कौन हाथ आगे बढ़ाएगा? सभी पार्टनर्स हाथ आगे बढ़ाएंगे, सभी बोलेंगे कि भाई लो थोड़ा थोड़ा पैसा आप कंट्रीब्यूट करके ये 10% बची हुई लायबिलिटी को भी पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो फर्म ही करेगा पूरा अपनी प्रॉपर्टी से, यदि बचेगा तो पार्टनर्स भी करवाएंगे। क्लियर, समझ में आया सभी को, राइट। ये डिफरेंस समझ में आया, काफी इजी, एकदम नॉर्मल भाषा में मैंने बताया, ज्यादा टेक्निकली आपको उलझाया नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताया है। आई होप क्लियर हुआ होगा, अब कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ये सब कुछ काम आएगा अपन को आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, हर एक चीज को अपन को अप्लाई करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलिए, तो ये डिफरेंसेस हो गए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमको समझनी थी। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, राइट। तो लाइक शेयर सभी को करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, राइट। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ये जो एक कंफ्यूजन रहता है, लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है समझने में कि यार फर्म डेथ, प्राइवेट डेथ क्या है, कैसे सेटल हो रहा है, किससे हो रहा है, तो ये एक पूरी चीज़ मैंने आपको समझाई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करना सेशन को। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इसी चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पर मिलते हैं, हमारी डेली क्लासेस होती हैं यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे यही हमारे चैनल पर, राइट। और यदि आपको कोर्सेज देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे अपने सब्जेक्ट्स अपनी क्लास के, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना बस चैनल को, या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी कोर्सेज देख सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट पे भी पूरे कोर्सेज है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के, राइट। सब्सक्राइब कर देना भैया चैनल को, लाइक शेयर जरूर करना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हो। और यदि अवेल करना चाहते हो ई बुक्स, ई नोट्स, तो पता है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए तो फिर आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ऑफ, या फिर मैं बोलूं कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उस पर्टिकुलर एक नए टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग है डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या क्या करना है वो पूरा हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो बस बने रहना, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।